हेलो क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा लेक्चर 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और फिर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट किया था। रियल नंबर का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम बाकी बचा जो कंटेंट है वो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में और भी बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 10th के लिए और अपलोड करने वाला हूँ, जैसे पॉलिनोमियल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और बाकी चैप्टर्स में भी जो जो पार्ट बचा हुआ है वो सब हम धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे। ओके, तो पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। इस साल आपका बोर्ड है जिसमें काफी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो अब अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रॉपर रिवीजन करना है, जिसमें आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, इन सबको सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चैप्टर्स भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसको देख के आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 2 रियल नंबर्स का, जिसमें जो हमारा एजेंडा रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर ट्री के साथ। नंबर ट्री आई होप आप सबने क्लास 9th में 8th में हल्का फुल्का देखा होगा। फिर नंबर ट्री के बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर्स करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 आती है, इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की। फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, जिस पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 बेस्ड है। तो ये सारा हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले, लेक्चर 2 को कंप्लीट करने से पहले आई सजेस्ट कि आप लेक्चर 1 कंप्लीट करें, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी उसमें सॉल्व है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर ट्री के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ट्री, तो कोई भी नंबर है उसमें कैसे कैसे ब्रांचेस बने हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर इसके एक एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी नंबर हो वो सिर्फ दो ही टाइप्स का हो सकता है। या तो वो नंबर रियल होगा या फिर वो इमेजिनरी होगा। नंबर की सिर्फ दो कैटेगरीज होती है, तो वो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। अब रियल नंबर में फर्दर ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। रियल नंबर्स में भी दो कैटेगरी, नंबर या तो इररेशनल होगा या फिर वो रैशनल होगा। रैशनल नंबर के फिर कैटेगरीज हैं, इसमें होते हैं हमारे इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शंस या डेसिमल्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में फिर से दो कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सेकेंड कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। इंटीजर्स की कैटेगरीज तीन होते हैं इसमें ब्रांच, नेगेटिव इंटीजर्स, फिर जीरो एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारी ऑलमोस्ट
नंबर ट्री हो गई। इसमें हमने सारे टाइप के नंबर्स को डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर हमने उनको जगह दे रखी है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने का जो प्रोसेस रहेगा वो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 ब्रांचेस के थ्रू हम ऊपर तक पहुंचेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल की बॉटम से। देखो ये है फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब फ्रैक्शंस, रिपीटिंग फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे 1/2, हम में से सबने 1/2 को सॉल्व किया होगा, ये 0.5 पे टर्मिनेट हो जाता है। 1/4 भी बहुतों ने सॉल्व किया होगा, 0.25। 1/10 भी बहुतों ने सॉल्व किया होगा, ये 0.1 पे टर्मिनेट हो जाता है। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो डेसिमल के बाद किसी सर्टेन नंबर ऑफ प्लेस पे, सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 1/3। अगर हम 1/3 को सॉल्व करें तो ये 0.3333 इनफाइनाइट टाइम्स 3 आता है, ये 3 टर्मिनेट नहीं होता है। इसको हम 0.33 पे बार लगा सकते हैं। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे डिजिट 3 रिपीट हो रही है। इसी तरीके से अगर 1/7 को सॉल्व करें तो 0.142857, फिर उसके बाद 142857, फिर 142857। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 142857 और इस पे बार, मतलब यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट होती है। तो ये कैटेगरीज जो हैं वो नंबर्स कैसे हैं? फ्रैक्शंस के फॉर्म पे हैं, और ये जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के हैं, डैश 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 डैश, लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं। ऊपर वाले पे 3 रिपीट कर रहा है, नीचे वाले पे 142857, ये 6 डिजिट्स रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस की कैटेगरी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमारे 10th क्लास में जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, उसमें हम ये दोनों टाइप्स के नंबर को डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन है वो हम एक्सरसाइज 1.4 में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना डिवाइड किए। ये सारे इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं उस फ्रैक्शन को देख के। एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, जिसके हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी गिवन फ्रैक्शन अगर वो p/q के फॉर्म पे दिया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। जैसे 1/2 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है, 1/4 2 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होता है, 1/10 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा ये बताना है, और उसका एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये भी बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज 1.4 में कवर करेंगे, जो इसी लेक्चर में होगा। इंटीजर्स में आते हैं। देखो इंटीजर्स को i या फिर z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसमें पॉइंट, फ्रैक्शन ये सब नहीं इंक्लूड होते हैं, रूट वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ये काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों मिलके हमारे इंटीजर्स फॉर्म करते हैं। इंटीजर्स में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये स्टार्ट 1 से होते हैं, 2 3 4, इस तरीके से हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो का मतलब जीरो, और अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का नेगेटिव फॉर्म ले लें, जैसे -3 -2 -1, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो इंटीजर्स में -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा सा नंबर, बहुत बड़े से नंबर से भी बहुत बड़ा। तो ये 1 2 3 4 कहाँ पे जाके एंड होगा? इसका कोई एंड नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा नंबर, और वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स -10 -9 इस तरीके से टिल -1, और उसके बीच में जीरो, तो वो भी इंटीजर में काउंट होता है। अब देखो इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका एक अलग से नाम है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का एक दूसरा नाम भी होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं।
तो नेचुरल नंबर की जो सीरीज बनती है वो 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इन नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ इंक्लूड कर लें, ओके, अगर इन नेचुरल नंबर्स को हम जीरो के साथ इंक्लूड कर लें तो जीरो विथ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर्स की जो सीरीज बनती है वो जीरो के साथ बाकी सारे नेचुरल नंबर्स। ओके, तो 1 2 3 4 से अगर काउंटिंग हो रही है तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। जीरो के साथ काउंटिंग हो रही है, जीरो एंड देन 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इनका जो यूनियन है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रैशनल नंबर को हम यहां पे डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स, देखो, ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स which can be represented, those numbers which can be represented in the form P by Q, numerator upon denominator, where Q is not equal to 0, are called as rational number, are called as rational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको P by Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। इसमें किस टाइप के नंबर होते हैं, तो अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो या डेसिमल फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो तो फिर या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। ये दोनों टाइप के नंबर कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आपको याद होगा क्लास 9th में आपने ऐसे नंबर्स को सॉल्व किया था। क्लास 9 शायद एक्सरसाइज 1.3 में हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, जैसे 0.128 और 28 पे बार है। इसका हमने P by Q फॉर्म क्लास 9th में निकालना सीखा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। इस नंबर को x लेते थे और फिर उसके बाद 10 से पहले मल्टीप्लाई करते थे। जैसे इस इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.28 पे बार, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाते थे। फिर इसको 100 से और मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड पे 1000x और राइट साइड पे 128.282828, तो इस तरीके से इक्वेशन 2 मिलती थी। फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 128.28 पे बार एंड 1.28 पे बार, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 127, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करूं या 1 को 2 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया 127, क्योंकि डेसिमल के बाद के सारे डिजिट सेम है, 28 28 28 इनफाइनाइट टाइम्स। इक्वेशन 2 में भी डेसिमल के बाद 28 28 28 इनफाइनाइट टाइम्स। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स जीरो हो जाएंगे। तो 127.0 ये हो गया, और इधर क्या मिला, 990x। तो x की वैल्यू हो गई 127/990। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने क्लास 9th में सीखा था, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग है तो वो तो रैशनल होते ही है। जैसे 1/2 ये खुद रैशनल है, P by Q फॉर्म है। तो ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं। जो डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, उनका भी P by Q फॉर्म लिखना पॉसिबल है। क्लास 9th का एग्जाम्पल हमारे जहन में होना चाहिए। यहां तक कॉपी कर लो आप, फिर उसके बाद हम इरैशनल नंबर्स और बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलो, आई होप कॉपी हो गया होगा। कॉपी करने के लिए आप वीडियो को जहां पे चाहे वहां पॉज कर सकते हैं, फिर अपने नोट्स आप प्रिपेयर करते रहना। जब भी आप इसको पढ़ना, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप पढ़ाई जब भी करें तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन और एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे, ओके, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पे। तो इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले तो ये
इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब वो नंबर जो रैशनल है वो कभी भी इर्रेशनल नहीं हो सकता, और जो नंबर इर्रेशनल है वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल नंबर की दो कैटेगरीज है, रैशनल और इर्रेशनल। अब अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और जो नंबर रैशनल है वो कभी भी इर्रेशनल नहीं होंगे, और जो इर्रेशनल है वो कभी भी रैशनल नहीं होंगे। ठीक है, तो रैशनल की डेफिनेशन में वैसे नंबर्स रखे हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखा जा सकता है, इसमें पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है। तो इर्रेशनल नंबर्स वो होंगे जिनमें पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल नहीं है। रैशनल नंबर को फर्दर हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को क्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, बार का मतलब वैसे भी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? irrational numbers, those numbers which can't be represented in the form p by q where q is not equal to 0। ऐसे नंबर्स जिनका p by q फॉर्म पॉसिबल नहीं है उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इन नंबर्स का जो नेचर होता है ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देखो यहां पे भी नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड हमने यूज किया था, बट यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, और ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए तो वो रैशनल होता है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इररेशनल होता है। ऐसे नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं किस टाइप के नंबर्स को हम इररेशनल में रखते हैं। सबसे पहला, अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए तो वो ऑलवेज इररेशनल है। जैसे एग्जांपल रूट टू की वैल्यू अगर आपने देखी हो तो 1.414 हम कॉमन यूज करते हैं। कॉमन कैलकुलेशंस में रूट टू की वैल्यू हम 1.414 लेते हैं, बट एग्जैक्टली 1.414 की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू 1.414 के बाद भी होती है। अगर आप मोबाइल पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो रूट टू की वैल्यू तो ये 1.414 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। ट्रस्ट मी, ये डिजिट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से रूट थ्री की वैल्यू 1.73205008 एंड सो ऑन। ये आगे भी बहुत सारे डिजिट्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा और कभी भी बार भी नहीं लगेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो ऑलवेज इररेशनल होता है। अगर हम रूट फोर की वैल्यू ले लें तो रूट फोर की वैल्यू 2.0 पे टर्मिनेट हो जाती है। ओके, क्योंकि रूट फोर फोर जो है वो कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो 2.0 या तो इसको इंटीजर बोल लो या फिर ये टर्मिनेटिंग भी मान सकते हैं। डेसिमल के बाद ये, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स नहीं होती हैं, तो ये इंटीजर बोले ज्यादा बेटर है। तो ये वाला रैशनल है। रूट फोर कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है? क्योंकि फोर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखें वो ही होंगे इररेशनल। ठीक है, रूट फोर यहाँ पे हमारा रैशनल है। रूट फोर हमारा रैशनल है, इसको हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक, तो देखो अब जो ऐसे नंबर्स हैं रूट वाले, इनको हम इररेशनल प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर देगा और वो बोलेगा इररेशनल प्रूफ करो। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे। रूट टू को, रूट थ्री को, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब नंबर हम इररेशनल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, दूसरी कैटेगरी होती है, दूसरा टाइप होता है इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट वाले नंबर ही ले। सेकंड कैटेगरी में इधर लिखता हूं, कैटेगरी नंबर 2 इररेशनल नंबर्स की। numbers in decimal form
which are non-terminating and non-repeating. जैसे एग्जांपल 1.01 001 0001 00001 डैश डैश डैश, ये नंबर भी इर्रेशनल है। डैश 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 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें किसी भी डिजिट पे बार नहीं लगा सकते। ओके, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसी वजह से ये इर्रेशनल है। कुछ और भी नंबर्स, जरूरी नहीं है इस टाइप का पैटर्न हम फॉलो करें। 1.372859 आगे डैश डैश डैश, ये नंबर भी इर्रेशनल है, क्योंकि मैं नंबर्स को एट रैंडम लिखता जा रहा हूं, इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने डैश डैश लगा दिया, और आगे किसी भी डिजिट पे हम बार नहीं लगा सकते, तो ये नंबर भी हमारा इर्रेशनल है। देखो अब ये सीखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल क्यों नहीं है। हम अगर चाहें तो इनका पी बाई क्यू फॉर्म क्यों नहीं बना सकते, क्या परेशानी आती है, क्या चैलेंज आता है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम ये देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल क्यों नहीं होता है। रैशनल में तो पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल होता है, ऐसे नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म हमने क्लास 9th में सीखा था। ये वाले नंबर्स तो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म पे दिख रहे हैं हमको, बट अगर मैं चाहूं तो इस नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म क्यों नहीं लिख सकता, मैं अगर कोशिश करूं तो क्या परेशानी आएगी। देखो यहाँ पे जैसे ये नंबर है 3.28759, इसका अगर मुझे पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है, सबसे पहले ये किस टाइप का नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आंख बंद करके रैशनल। क्यों रैशनल, अभी देखो। ऐसे नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डेसिमल की जगह पे 1 लिखते हैं, फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होती हैं उतने जीरोस नीचे लगा लेते हैं। तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ऊपर के नंबर को बिना डेसिमल के साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म बन गया। अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो यही आंसर। तो ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म बन गया, मतलब ये नंबर कैसा है, रैशनल है। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। अगर 3.7 पे बार हो, इसका पी बाई क्यू फॉर्म हमने क्लास 9th में सीखा था, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। अब अगर इस नंबर का हमको पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, डेसिमल की जगह पे 1 ले लेंगे। ये नंबर है 1.0100100001 डैश डैश डैश, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके उतने जीरोस नीचे लगाने। ओके, क्या हम यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डिजिट्स यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगी, तो जब डिजिट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, फिर नीचे कितने जीरोस लगाने हैं वो श्योर नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे नंबर्स को अगर हम चाहें तो भी पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो अगर इन नंबर्स को पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं दे सकते, फिर ये ऑलवेज इर्रेशनल है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। एक और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए तो वो रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इर्रेशनल होता है। आई होप यहां तक का सब कुछ क्लियर है। आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम रियल और इमेजिनरी के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। आई होप आपने यहां तक का सब कुछ कॉपी कर लिया होगा। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। देखो रियल नंबर की डेफिनेशन कैसे दी गई है, मैं यहां पे लिखता हूं। इधर का सब कुछ आपने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा, आपके नोट्स भी बनते जा रहे होंगे। अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके जहां पे भी चाहे आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। चलो अब देखो रियल नंबर्स। तो 10th क्लास तक हमको लेफ्ट साइड का पूरा ब्रांच पढ़ लेना है, मतलब रियल नंबर और उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, सारे हमको डिस्कस कर लेने हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 11th में आएगा। 11th में एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमको क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना है, बट इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं किस टाइप के नंबर को इमेजिनरी कहा जाता है। बट उसके लिए रियल नंबर्स को समझना जरूरी है, रियल नंबर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं,
रियल नंबर्स की एक डेफिनेशन ये होती है कि इट इज द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ और यूनियन ऑफ इररेशनल एंड रैशनल नंबर्स। तो इररेशनल और रैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि हमें इस ट्री से भी दिख रहा है। एक डेफिनेशन ये होती है, दोज नंबर्स whose square is positive are called real numbers। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसे -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 पॉजिटिव है तो हमारा -5 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। 0.1 पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। जो भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा वो नेगेटिव वाले नंबर्स को लेके लग रहा होगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी हमारे रियल नंबर है। -0.1 भी रियल नंबर है। -1/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/9, मतलब -1/3 भी रियल है। और देखो, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √5 का स्क्वायर भी 5 होगा पॉजिटिव, तो √5 भी रियल नंबर है। वो इररेशनल है लेकिन इररेशनल भी रियल होते हैं। अच्छा, -√3 इसका अगर स्क्वायर करें तो क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये भी हमारा रियल नंबर है। -√3 इररेशनल है लेकिन इररेशनल भी हमारे रियल होते हैं। फिर किस टाइप के नंबर का स्क्वायर रियल नहीं होता है? वो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर हैं। अब इमेजिनरी को अगर डिस्कस करना है तो इमेजिनरी नंबर्स वैसे होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, ओके। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए उन नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, यहां देखो, अगर हम रूट के अंदर -1 ले लें और इसका स्क्वायर करें, रूट के अंदर -1 और उसका स्क्वायर करें, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? -1। रूट के अंदर -1 ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी है। रूट के अंदर -1 कैसा नंबर है? इमेजिनरी है। -1 ही नहीं, रूट के अंदर कोई भी नंबर ले लो, रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो जाए तो वो नंबर रियल नहीं होता है, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव रिजल्ट आए, मतलब क्लास 10 तक हमने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे के सारे रियल हैं। या क्लास 10th में तो हमने थोड़े बहुत नंबर देखे हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब d अगर नेगेटिव हो जाए तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम क्लास 10th में नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके रूट रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। आपने ये वर्ड सुना भी होगा पहले कि डी अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट करके हमने क्वेश्चंस को वहीं पे खत्म किया था। क्लास 11th में वैसे क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उन क्वेश्चंस के भी रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो उन सब में रूट के अंदर हमको नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स के, बस मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ इमेजिनरी नंबर्स के। रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर हो नेगेटिव में तो वो सारे हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो नंबर ट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में जाएंगे जिसमें हम इररेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखेंगे, ओके। तो रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो रियल होंगे और रैशनल होंगे, और अगर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तब उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इररेशनल। तो ऐसे नंबर्स को हम एक्सरसाइज 1.3 में प्रूव करेंगे, जैसे √2 √3, इस नंबर को कैसे हम इररेशनल प्रूव करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.4 में चलेंगे जहां पे हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे ऐसे नंबर्स को हम ये बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में डायरेक्टली। इन प्रॉपर्टीज में या इन नंबर्स में आपको कहीं पे भी कोई परेशानी हो रही हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको अर्लीस्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3
एनसीईआरटी, ये देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चंस सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करता हूं सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने की। एक्सरसाइज 1.3 देखो, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, चाहे वो 2 मार्कर हो चाहे 3 मार्कर हो, इस टाइप के एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। लेक्चर 3 में रियल नंबर का जो लेक्चर 3 होगा, जो हम अभी तो नहीं बनाएंगे, बट उसमें हम जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हो, चाहे वो और ग्रेट बुक्स हैं जो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या कुछ और भी बुक्स आप पढ़ते होंगे, तो उसमें जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लेक्चर 3 में डालेंगे। बट लेक्चर 3 अभी हम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हम लोग एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 इज इररेशनल, ये एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिस मेथड को हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो मेथड क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है। आप याद करो, ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम हमने प्रूव किया था, ए से थ्योरम, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, हमने क्लास 9th में प्रूव किया था। वहां पे 3 केसेस लेके सॉल्व करते थे, ओके। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या क्या होता है, क्या करना होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो भी प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट मानते हैं ट्रू, मतलब जो प्रूव करना होता है उसको हम रॉन्ग अज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। ये देखो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, ओके, ये एक पेन है, हमें इस प्रूफ करना है इसको, मेरे हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पेन है, हमें मान लो उसको पेन प्रूफ करना है, मेरे हाथ में पेन है और किसी ने बोला है इसको प्रूफ करो पेन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पेन नहीं है, हम अज्यूम करेंगे वो पेन नहीं है, वो क्या है, पेंसिल है या कुछ और है, और उसको पेंसिल प्रूफ करने के लिए हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे, सब कुछ लिखेंगे, थ्योरम्स एक्सियम जितने भी पढ़े हैं हमने, उन सबको यूज करेंगे इसको पेंसिल प्रूफ करने के लिए, ठीक। लास्ट में क्या होगा, कुछ गलत रिजल्ट आएगा जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रिजल्ट जो लास्ट में आता है वो गलत है, ठीक है। अब वो गलत क्यों है, क्योंकि हमने अजम्पशन गलत ले लिया है, मतलब हमने पेंसिल उसको अज्यूम किया है, वो गलत है। तो अगर ये पेंसिल नहीं है, फिर जो हमने नहीं अज्यूम किया वो सही है, हमने जो अज्यूम कर लिया वो अगर गलत हो गया तो मतलब हमने जो अज्यूम नहीं किया वो सही था, तो ये पेन था। तो ये मेथड है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का, ठीक है। आपको कुछ कम समझ आया होगा ये एग्जांपल के थ्रू। अब देखो इसको एक्चुअली जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, इसका और कोई मेथड नहीं है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपने बीपीटी थ्योरम जब प्रूफ किए तो वहां पे भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज हुआ था, ठीक है। बीपीटी का कन्वर्स जब आपने प्रूव किया था, तो नॉट बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स जब आपने यूज किया था, प्रूव किया था, तो वो थ्योरम भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व हुआ था। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा हो चैप्टर चैप्टर नंबर 6 जिसमें बीपीटी का कन्वर्स भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हुआ था, उसमें भी हमने ऑपोजिट को करेक्ट माना था। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें 2 ही कैटेगरी होती है, या तो वो रैशनल होंगे या फिर वो रैशनल नहीं होंगे तो इररैशनल होंगे। Q फॉर रैशनल एंड Q बार फॉर इररैशनल, यहां पे लिख लेते हैं, रैशनल या फिर इररैशनल। मतलब कहने का यह है कि वो नंबर जो रैशनल है वो कभी भी इररैशनल नहीं होगा, और जो इररैशनल है वो कभी भी रैशनल नहीं होगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों हो, रैशनल भी और इररैशनल भी, ठीक। तो अब रूट 5 को अगर हमें इररैशनल प्रूव करना है और हम ये मानेंगे कि वो नंबर इररैशनल नहीं है,
तो अगर वो नंबर इरैशनल नहीं है तो फिर गारंटी के साथ हम बोलेंगे कि वो रैशनल है। ओके, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में यही काम तो करते हैं, जो भी प्रूफ करना होता है उसको गलत मानते हैं। ओके, तो रूट 5 अगर रैशनल प्रूफ कर रहा है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल नहीं है, सॉरी इरैशनल नहीं है। तो अगर वो इरैशनल नहीं है फिर वो गारंटी के साथ रैशनल ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है नंबर के पास, या तो वो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। अगर वो रैशनल है तो इरैशनल नहीं हो सकता, और अगर इरैशनल है तो रैशनल नहीं हो सकता। प्रूफ, इसका प्रूविंग थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टेप को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, मतलब जनरल जो हमारा वे होता है प्रूव करने का वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बट हर चीज आपको समझ आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप कुछ देर के लिए मेरी बातों को सुनो बस। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज नॉट इरैशनल, इट इज रैशनल। ठीक है, हमने ये अज्यूम किया रूट 5 कैसा नंबर है, इरैशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो रूट 5 अगर रैशनल है, जो कि हमने अज्यूम किया है, ओके, रूट 5 को अगर हमने रैशनल अज्यूम किया है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि उन नंबर्स का पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है जहां पे पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स है एंड क्यू 0 के इक्वल नहीं है। पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स है। अब देखो, को प्राइम इंटीजर्स के बारे में समझ लो, ये क्या होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। इस वर्ड को थोड़ा और डिस्कस कर ले। को प्राइम इंटीजर्स ये पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स से अच्छा रहेगा इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स हैविंग देयर HCF इक्वल टू 1। ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम 3/7 लिखें तो 3/7 को कैंसिल नहीं कर सकते, ये फर्दर 3/7 ही रहेगा। बट अगर हम 30/70 लिखें तो इसमें कॉमन फैक्टर 10 है। 30 और 70 को प्राइम इंटीजर्स नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 10 का है। तो अगर नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म पे लिख रहे हैं और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, मतलब वो आगे जाके कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम इंटीजर्स में जरूरी नहीं है कि दोनों इंटीजर्स प्राइम हो। जैसे आप एग्जांपल देखो, 30 और 70 दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं। तो को प्राइम इंटीजर्स में अगर हमने दो प्राइम नंबर्स ले लिए, जैसे एक प्राइम नंबर 3, दूसरा प्राइम नंबर मान लो 23 ले लिया, तो 3/23 गारंटी के साथ को प्राइम इंटीजर होंगे। 3 और 23 गारंटी के साथ को प्राइम इंटीजर्स होंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि को प्राइम इंटीजर्स में दोनों नंबर्स प्राइम ही हो। एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, इवन दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे 4 और 21 दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 2 एंड 4, तो फैक्टर्स मोर देन 2 है, मतलब ये कंपोजिट है। 21 का फैक्टर 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। इसके फैक्टर्स भी मोर देन 2 है, मतलब 21 भी कंपोजिट है। लेकिन ये दोनों साथ में रख दें एक पेयर बना के, तो इन दोनों में कितने कॉमन फैक्टर वो डिसाइड करेगा कि ये कोप्राइम है या नहीं है। तो 4 और 21 आपस में कोप्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है। मतलब 4 को अपॉन 21 के साथ लिखें तो ये आगे कैंसिल नहीं होगा, यही आंसर रहेगा। तो 4 और 21 दोनों कंपोजिट हैं, बट फिर भी ये कोप्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब यह है कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ठीक, तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझना है। इसी चीज को लेकर हम आगे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अपने स्टेटमेंट को यही चीज यूज करके हम आगे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। अब देखो, आगे चलें अगर, तो हमने ये अज्यूम किया है कि रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो फिर पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं।
अब इस रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करते हैं, तो एलएचएस पे हो गया 5 और P अपॉन Q, ये हो गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर हम Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, P स्क्वायर अपॉन 5। अब P एंड Q कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, तो P अगर इंटीजर है और उसका स्क्वायर हमने किया है, P स्क्वायर का मतलब किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर। अब बताओ मुझे, इंटीजर का स्क्वायर तो ऑलरेडी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर ले लो उसका स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही आएगा। उस इंटीजर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, उस इंटीजर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। अब क्यू तो इंटीजर था, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, है ना। तो किसी इंटीजर को हमने 5 से डिवाइड किया और रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर। तो इसका मतलब एक बात एकदम श्योर है कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है। इंटीजर रिजल्ट आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना, क्यू है इंटीजर, क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो पी स्क्वायर एक इंटीजर है क्योंकि पी इंटीजर था। अब पी स्क्वायर भी इंटीजर है, तो उस इंटीजर को 5 से डिवाइड किया और रिजल्ट भी इंटीजर आया, पॉइंट में नहीं आया। ये बात गौर करने वाली है। तो पॉइंट में नहीं आ रहा है रिजल्ट, कहने का मतलब पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं करता तो रिजल्ट पॉइंट में आता, क्यू स्क्वायर इंटीजर की तरह नहीं आता। तो हम यहां पे ये लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो। ये एक यूक्लिड का एक्सियम है, इसको भी समझ लो, ये एक्सियम कैसे काम करता है। इफ a is any prime number and a divides b square, so a will divide b also। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे मान लो 3 कोई प्राइम नंबर है, एग्जांपल देखो, 3 कोई प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, तो ये भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्राइम नंबर पे ही ये एक्सियम वैलिड है। तो 3 डिवाइड करता है, मान लिया 9 स्क्वायर को, 9 स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, सो 3 will divide 9 also। ये एक्सियम तभी वैलिड है जब हमारा 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर ले ले तो क्या होगा, देखते हैं। देखो 4 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, तो 4 100 को डिवाइड कर लेता है 25 टाइम्स, बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 10, 4 10 को डिवाइड नहीं करता है, ये एक्सियम फेल कर गया। फेल इसलिए किया क्योंकि 4 कैसा नंबर है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो 5 है वो कैसा नंबर है, प्राइम है, इसीलिए एक्सियम ये वैलिड है। यूक्लिड का दिया हुआ एक्सियम है, ठीक है, तो इसका कोई प्रूफ है नहीं, बस इसी तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, याद ये रखना है कि जो नीचे हम नंबर ले रहे हैं वो प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट हुआ तो फिर ये एक्सियम फेल कर जाता है, ठीक है। तो आगे देखो, सो 5 विल डिवाइड p ऑल्सो, ठीक। तो 5 जो है वो p को डिवाइड कर सकता है, मतलब p की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। p या तो 5 हो सकता है, या फिर 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 25 30, मतलब 5 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर हो सकता है p। एग्जैक्टली कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू 5 इंटू c ले लेते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 अगर p को डिवाइड कर सकता है तो p की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 5 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर, क्योंकि 5 के टेबल में जो नंबर होते हैं उन्हीं को 5 डिवाइड कर सकता है, बाकी नंबर्स को तो 5 डिवाइड कर ही नहीं सकता।
तो p को हमने 5 इंटू सी ले लिया, जहां पे c कोई इंटीजर है। अब मान लो p की एक्चुअल वैल्यू 50 है, जस्ट इमेजिन p की एक्चुअल वैल्यू 50 है, तो उस टाइम पे c 10 हो गया। p की एक्चुअल वैल्यू 35 अगर होती, क्योंकि 35 भी 5 से कट जाता है, तो p की एक्चुअल वैल्यू अगर 35 होती, उस टाइम पे c 7 हो जाएगा और वो 35 को बैलेंस कर लेगा। तो c कोई भी इंटीजर है। अब इस c की वैल्यू को हमें, सॉरी, p की वैल्यू को हमें यहां पे पुट करना है। तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 5c और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया 25c स्क्वायर अपॉन 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5c स्क्वायर। अब यहां से अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो c स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी क्यू स्क्वायर बाई 5। फिर से वही बात, देखो q तो इंटीजर है, q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उस इंटीजर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है इंटीजर। c इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो यहां पे हम वही चीज फिर से लिखेंगे, यहां पे हम वही चीज फिर से लिखेंगे, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, so 5 will divide q also। ठीक है, इसको देखो स्टेटमेंट 1 बोलते हैं, इस वाले को स्टेटमेंट 1 बोलते हैं, जहां पे हमने ये कहा है p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, मतलब उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। स्टेटमेंट 2 में हम ये कह रहे हैं कि p में 5 कॉमन फैक्टर है। स्टेटमेंट 2 में हम ये कह रहे हैं कि q में भी 5 कॉमन फैक्टर है। स्टेटमेंट 2 और 3 को अगर कंबाइन करो तो ये बोल सकते हैं कि p एंड q दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट 1 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट। इन दोनों को 2 और 3 को मैच करके हम क्या कह सकते हैं, यहां देखो, इधर लिखते हैं, क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट सॉल्व होने को है। फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन से दैट both p and q have 5 as a common factor, 5 as a कॉमन फैक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में हमने क्या बोला है, p डिवाइड कर रहा है p, सॉरी 5 डिवाइड कर रहा है p को। स्टेटमेंट 3 में हम ये कह रहे हैं कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि 5 p एंड q दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट बोथ p and q हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन of statement 1, contradiction to statement 1, which is a contradiction to the statement 1 which says p and q are co-prime integers। क्योंकि co-prime integers का मतलब हमको पता है, ऐसे इंटीजर्स जहां पे HCF 1 हो, तो p एंड q में अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो उनका HCF 1 कभी हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट 5 होना चाहिए HCF। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेटमेंट 1 का, मतलब गलत रिजल्ट आ गया। जो हम स्टार्ट में बता रहे थे ना, पेन पेंसिल का एग्जांपल भी दिया था, कि लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट कुछ गलत आ जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के इक्वल कुछ आ जाता है। तो कहने का मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था। ठीक है, देयरफॉर आवर assumption was wrong। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था, लेटस अज्यूम किया था ना, √5 इज नॉट इरैशनल, इट इज रैशनल, हमने ये अज्यूम किया था। तो हमने जो अज्यूम किया था, हमने रैशनल अज्यूम किया था, तो जो अज्यूम किया था वो गलत है। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन गलत थी। तो हमने जो नहीं अज्यूम किया था वो सही था। अब मैंने ये दिखाया था सबसे पहले कि कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। तो अगर वो रैशनल हमने अज्यूम कर लिया और जो गलत आ गया, तो रैशनल नहीं हुआ मतलब वो इरैशनल हो गया। यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके, तो अगर ये नंबर हमने रैशनल अज्यूम कर लिया जो कि गलत है, therefore our assumption was wrong, hence √5 is an irrational
नंबर। और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये मेथड थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट क्या करें, और कोई मेथड इसका है नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसी तरीके से होता है, हमें जो भी प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट हम ट्रू मानते हैं और उसको सही साबित करने के लिए पूरी कोशिश लगाते हैं। लास्ट में क्या होता है, कुछ उल्टा सा रिजल्ट आ जाता है, गलत सा रिजल्ट आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो गलती हो गई, जो हमने अज्यूम किया था वो सही नहीं था, तो जो नहीं अज्यूम किया था वो सही था। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 1 और इसको 2-3 बार लिख के खुद से करके सॉल्व करना, फिर ये मेथड अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, इसमें बाकी सारे पार्ट्स भी हैं, तो एक बार अब मैं बता देता हूं कि बाकी क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, और फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। कॉन्सेप्ट हमने सारे सीख लिए हैं, 1.4 के कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं और उस पर क्वेश्चंस कराने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन होते हैं, वो कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2√5। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं ताकि हम डिफरेंस समझा पाए कि कौन से क्वेश्चन को हमें लॉन्ग मेथड से प्रूव करना है और कौन से क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड लगाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड क्या है, हमें 3 + 2√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2√5 को फिर से रैशनल मान लेंगे, और अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म पे होगा, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers। अब देखो यहां पे हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, √5 वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो √5 की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरीके से, 3 और 2 को ट्रांसपोज करके। तो सबसे पहले 2√5 की वैल्यू क्या होगी, p/q - 3। 2√5 की वैल्यू हो गई p - 3q/q। अब √5 की वैल्यू क्या हो गई, √5 की वैल्यू यहां से मिलेगी p - 3q/2q। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब देखो p एंड q कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस किसी इंटीजर से डिवाइड हो तो रिजल्ट हमेशा रैशनल होता है। अब लिखेंगे एज p एंड q आर इंटीजर्स, RHS equal to rational number, but as we know √5 is irrational। हम ये लिख देंगे डायरेक्टली कि √5 इररेशनल होता है, हम ये मान लेंगे √5 इररेशनल होता है। ठीक है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कहने का मतलब कोई भी इररेशनल नंबर कभी भी किसी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। कोई भी इररेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो इक्वेशन 1 में जो रिजल्ट मिला है हमको वो गलत है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक, तो मतलब कहने का गलत रिजल्ट आ चुका है। गलत क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था। देयरफॉर √5 इज इररेशनल। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम इसी तरीके से करेंगे, इसका लॉन्ग मेथड यूज यहां पे नहीं करना है। ठीक है, अब देखो कौन से क्वेश्चन में हमें लॉन्ग मेथड यूज करना है और कौन से क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है, वो डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं किस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चंस को हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करना है। ये डिफरेंस पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां तक कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, इस कैटेगरी में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में टोटल हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 टाइप 1 में क्या होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिंगल टर्म में होते हैं और उस पर रूट होता है। जैसे
√2, √3, √5, √7, इस टाइप के नंबर। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज क्वेश्चन नंबर 1 मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो मेथड यूज किया था वो मेथड यूज करना है, मतलब लॉन्ग मेथड। ओके, चाहे वो क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो, 3 मार्क का हो, 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का भी कभी कभी आ जाता है। 2 मार्क्स का इसमें से नहीं आता है, 3 मार्कर होगा या 5 मार्कर भी कम चांस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में जो आते हैं वो वैसे तो चांस बहुत ही कम है इन टाइप के क्वेश्चंस के आने का, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। तो ये 3 मार्क में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? टाइप 2 में नंबर्स पे 2 टर्म्स होते हैं और उसमें से एक टर्म पे रूट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो, ये भी टाइप 2 की कैटेगरी में आता है। जैसे 3 + 2√5 क्वेश्चन नंबर 2, या 6 + √2, या √5 + 3, ऐसे नंबर्स। तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट यूज किया था, यूज क्वेश्चन नंबर 2 मेथड। इसमें क्या करना होता है, रूट वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 हमने जैसे सॉल्व किया था वही अप्रोच हमारा रहता है। टाइप 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें √2 + √3, ये तो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 टर्म्स होंगे टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में, और इनमें दोनों नंबर्स पे रूट होंगे, ये ध्यान रखना। √2 + √3, √3 + √5, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन √2 + √3 कितनी बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस एक्सरसाइज में √2 + √3 क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, √2 + √3 को इरैशनल प्रूव करना, क्योंकि ये टाइप 3 की कैटेगरी में फॉल करता है। 2 टर्म्स होंगे और दोनों पे रूट्स होंगे। अब देखो टाइप 3 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहां देखो टाइप 3 के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। दोनों मेथड्स मैं बता देता हूं कैसे करना है हमको। जैसे यही क्वेश्चन मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट √3 + √2 इज इरैशनल। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है हमारे पास। मेथड 1 में क्या करेंगे, √3 + √2 को रैशनल मान लेंगे, इसको p/q के इक्वल, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, मेथड 1 में ये है कि हम इसको यहीं पे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे जब स्क्वायर करेंगे तो LHS क्या होगा, √3 + √2 का स्क्वायर, RHS पे होगा p²/q², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और 2ab टर्म क्या होगा 2√6 इक्वल टू p²/q²। तो ये बन गया 5 + 2√6 इक्वल टू p²/q²। अब यहां से ये एग्जैक्टली ध्यान से देखो, ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, टाइप 2 बन गया, यहां पे टाइप 2 बन गया ना ये वाला। 2 टर्म्स होंगे जिसमें एक पे स्क्वायर रूट होगा, तो क्या करते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन में रूट वाले टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेथड मतलब एनसीईआरटी का जो मैंने अभी अभी जस्ट सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉन्ग मेथड से उसको प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में रूट वाले टर्म की वैल्यू निकाली है और उसको हमने इरैशनल मान लिया है, आरएचएस के इक्वल नहीं होगा, वो वाली चीज।
और टाइप 3 पे अगर आता है तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ऐसे यहां तक पहुंचेंगे। अब यहां पे √6 की वैल्यू फाइंड करोगे तो पहले 2√6 आएगा, पी स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखता हूं 5q² अपॉन 5, सॉरी 5q² अपॉन q², और ये वाला 2 यहां से हटा के यहां पे डाल दोगे, इक्वेशन 1 बना दोगे। अब आरएचएस हमारा, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। आरएचएस जो है वो रैशनल है, और एलएचएस जो है √6 वो हमारा इरैशनल है। देयरफॉर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, और वो पैराग्राफ लिख दोगे दैट आवर assumption was wrong, therefore √3 plus √2 is irrational। ये मेथड 1 है। मेथड 2 में हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2, देखो मेथड 2 में हम स्क्वायरिंग तो करते हैं बट अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर के बाद करते हैं। √3 प्लस √2 को p बाई क्यू ले लिया। अब यहां पे किसी एक टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, या तो √3 को या फिर √2 को। मान लो √2 को ट्रांसपोज कर लिया तो ये बच गया p बाई क्यू माइनस √2, और यहां पे स्क्वायरिंग करते हैं। SBS मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसी का शॉर्ट फॉर्म है SBS। बट आप एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट यूज मत करना, पूरा लिखना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे जब स्क्वायर करेंगे तो LHS में √3 का स्क्वायर 3, RHS पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसमें क्या करोगे, देखो इस वाले टर्म को, नेगेटिव है ये, इस वाले टर्म को LHS पे ट्रांसपोज करो और 3 को ट्रांसपोज करो RHS पे। तो इधर से 2p बाई क्यू इंटू √2, इधर हो गया p² अपॉन q² प्लस 2 माइनस 3, तो ये हो गया p² बाई q² माइनस 1, और इधर से 2p बाई क्यू इंटू √2। आगे देखो, ये बन गया 2p अपॉन क्यू इंटू √2, इधर हो गया p² माइनस q² अपॉन q²। अब ये q से स्क्वायर कैंसिल, तो √2 की वैल्यू हो गई p² माइनस q² अपॉन 2pq। ये 2p नीचे आ गया q के साथ, स्क्वायर तो ऑलरेडी कट ही चुका था। इसको बनाओगे इक्वेशन 1, और यहां पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड यूज कर लोगे। यहां पे क्या लिखोगे, LHS जो है वो इरैशनल, RHS कैसा है, वो रैशनल है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू LHS एंड हमारी अजम्पशन रॉन्ग। वो स्टेटमेंट फिर से लिख के √2 प्लस √3 इज इरैशनल प्रूव। तो टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक तो स्टार्ट में ही स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद सीधा टाइप 2 बन जाएगा, या फिर किसी एक टर्म को, किसी एक रूट वाले टर्म को ट्रांसपोज कर लो और फिर स्क्वायर करो, उसके बाद फिर जाकर ये टाइप 2 बनेगा। ठीक, तो ये होता है प्रोसेस सॉल्व करने का ऐसे क्वेश्चन को। मुझे लगता है एक्सरसाइज 1.3 के सारे बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं उसको इंस्टेंटली कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है और आपके डाउट्स जो भी होंगे मैं उसमें टाइम नहीं लेने वाला। तो आप इंस्टेंटली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, तब जाके हमारा रियल नंबर चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लो। चलिए, मुझे लगता है बच्चे कॉपी कर लिए होंगे। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, और एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट्स पहले सीखते हैं। ठीक, तो मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं, कॉन्सेप्ट सीख के वापस हम आएंगे एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। एक मिनट, मैं इसको डिलीट कर लूं पहले। देखो, कॉन्सेप्ट्स फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले मैं थोड़ा सा डीप में अगर ले जाऊं ताकि आप हर चीज अच्छे से समझें और क्वेश्चंस में आपको रटने की जरूरत कभी भी महसूस ना हो। तो देखो, रियल नंबर की जो कैटेगरीज होती थी, रियल नंबर की दो कैटेगरीज होती थी, एक इर्रेशनल की, ये बहुत इजी टॉपिक है तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक इर्रेशनल नंबर्स और दूसरा रैशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी, ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एनटी एंड एनआर। एनटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज थी, इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शंस, या इसको डेसिमल्स भी कहा जाता है। अब देखो, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स की जो कैटेगरी थी, मैंने नंबर ट्री में लिखा था कि इसको हम एक्सरसाइज 1.4 में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 वो टाइम आ गया है। इसमें एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो फ्रैक्शंस को देख के अभी हमें यह बताना है कि कब वो टर्मिनेटिंग होंगे, कब वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं बना है, कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं बना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब इररेशनल हो। क्योंकि फ्रैक्शन बनेगा तो पी बाई क्यू का फॉर्म बनेगा, जहां पे पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर्स है ना। तो अगर पी एंड क्यू इंटीजर है, इनफैक्ट को प्राइम इंटीजर्स हैं, या इंटीजर्स भी है, अगर को प्राइम ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10/2, 10 और 2 दोनों को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्ट होगा 5, तो वो पक्का हमारा इंटीजर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, सारे कैसे होंगे, रैशनल होंगे। तो पी एंड क्यू को प्राइम कुछ लोग लिखते हैं, रैशनल नंबर को डिफाइन करते वक्त कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। वो को प्राइम ना भी हो, जैसे 10/20 है, दोनों को प्राइम नहीं होते हैं, ओके। 10 एंड 20 को प्राइम नहीं है, फिर भी इनका रिजल्ट रैशनल होता है। तो को प्राइम हो ना हो वो जरूरी नहीं है रैशनल होने के लिए, ठीक है। तो पी बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए जहां पे पी एंड क्यू सिर्फ इंटीजर हो, ये जरूरी है। पी एंड क्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर पी एंड क्यू इंटीजर है तो क्या होगा, ऐसे नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गए तो रिपीटिंग होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकते, ठीक। तो अभी हमको यह पता लगाना है कि कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे और रिपीटिंग की, और कौन से नंबर टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। मतलब फ्रैक्शंस को देख के हम कैसे बताएं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, और रैशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, in the form of p by q will be terminating if the prime factorization, of denominator q have first part only 2, second part only 5, and third part 2 and 5. Else it will be non-terminating but repeating decimal. तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। कोई भी रैशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म पे है, ठीक है, एनी रैशनल नंबर
in the form of p by q will be a terminating decimal expansion, will be terminating if the prime factorization of denominator q have first only 2, second only 5, या फिर 2 and 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन, इनके अलावा कुछ नंबर आ जाता है, अगर 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ और आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो रैशनल ही है, पी बाई क्यू फॉर्म है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं आता। इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मुझे सॉल्व करना है 3/20, ये कैसा नंबर है, मुझे ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ओके, तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देना है। डिनोमिनेटर 20 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप सबको पता है, हमने एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व भी किया इसको। तो 20 को 2 से डिवाइड किया 10 मिल गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 मिल गया। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5 हो गया, है ना। देखो डिनोमिनेटर में केवल 2 या केवल 5, थर्ड रूल लग गया ना, 2 एंड 5, 2 एंड 5 के अलावा कुछ और नहीं है, तो ये आंख बंद करके टर्मिनेटिंग है। इन्हीं तीन में से कुछ होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, इसमें थर्ड रूल लग गया। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे सेकंड और फर्स्ट भी लगेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है 7/32, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो ये हो गया 3/2 का पावर 5, 32 को आप ऐसे ही जाके प्राइम फैक्टराइज करो तो वो 2 का पावर 5 मिलता है। तो इसमें कौन सा रूल लग गया, फर्स्ट रूल लग गया, ओनली 2, 2 5 टाइम्स है, ओनली 2 ही है, 2 के अलावा कुछ और नंबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक ऐसा जिसमें सेकेंड रूल लगता हो, जैसे मान लो 11/125 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा 11/5 क्यूब, 125 5 क्यूब है, इसमें केवल 5 इंटू 5 इंटू 5 है, 5 के अलावा कुछ और नंबर नहीं है, ओनली 5 का केस लग गया, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हाँ, इनके अलावा कुछ और आता है, जैसे ये एग्जांपल देखना, कुछ और एग्जांपल, मान लो 11/375 है, मुझे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैं 11 को एज इट इज छोड़ दूं, 375 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 5 क्यूब इंटू 3 आएगा। अब इसमें ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, देखो तो कोई भी रूल में नहीं आ रहा है ये। पहला रूल ये है कि ओनली 2, ये ओनली 2 वाला रूल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ओनली 2 वाला रूल है। ये थर्ड केस जो हमने यहाँ पे लिखा है वो ओनली 5 वाला है, ये वाला 2 एंड 5 है, तो तीन ही कैटेगरी है जहां पे p बाई क्यू फॉर्म टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको कैसे लिखोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। रफ में आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, बट मेरी बात मान लो, सॉल्व ना करो, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगा किसी ना किसी प्लेस के बाद। आप चाहो तो फोन में कैलकुलेटर में यूज करके देख लो, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग होंगे, और ये वाला जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, मतलब इसमें बार लगेगा डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक्सरसाइज 1.4 में कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हम टैकल करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एक 10 पार्ट्स है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछेगा कुछ फ्रैक्शंस देके कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोलेगा कि जो पार्ट टर्मिनेटिंग थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेंगे और उनका क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर पूछता है तो फिर सिंपल उसको रफ में जाके डिवाइड करना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो ऐसे को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में चलते हैं। पहले ये देखो,
मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 में ले चलता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का, इसके हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम पार्ट डिस्कस कर लें। ये देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रैशनल तो है, ये पी बाई क्यू फॉर्म तो बन रहा है। तो रैशनल नंबर की दो ही कैटेगरी है अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी है, या तो वो इंटीजर होगी, या फिर अगर वो फ्रैक्शन या डेसिमल हो गई तो उसके सिर्फ दो टाइप होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो रैशनल है। तो अब इसमें हम वही रूल अप्लाई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है ही, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूं ताकि हमको ये मालूम चल जाए क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें आगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक साथ सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इतना पूछा है कि कौन कौन से रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में जाने को बोल रहा है और उनमें से जिन जिन पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सेपरेटली सॉल्व नहीं करेंगे, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और 1 में जो पार्ट्स टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम साथ साथ कर देते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनका तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसको समझना ध्यान से, इसमें से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, चाहे वो 1 मार्कर हो चाहे 2 मार्कर हो। 1 मार्कर में कैसे बोलता है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, सिर्फ इतना पूछता है। या कभी कभी वो ये भी पूछ सकता है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जो कि निकालना बहुत इजी है, तो थोड़ा भी टेंशन ना लो, एटलीस्ट मैथ्स में तो ना ही लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पहले हम 1 to 4 तक करते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस बना लें, उसके बाद फिर 5 से लेकर आगे तक करेंगे। 1 to 4 पहले करते हैं, ठीक है। देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर है 13/3125, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, डिनोमिनेटर इसका 13/3125 को प्राइम फैक्टराइज करो, रफ में जाके 3125 को प्राइम फैक्टराइज करो। तो पहले 3 से चेक करते हैं, इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 2 मिलके क्या हो गया 12, तो 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया, 2 और 5 मिलके 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। अब 625 है तो हम इसको जानते हैं अच्छे से, 5 से डिवाइड करके 125, फिर 5 से डिवाइड किया तो 25, 5 से डिवाइड किया तो 5, ये 5 प्राइम नंबर हो गया, तो यहां पे रुक सकते हैं। डिनोमिनेटर हमारा हो गया 5 to the power 5। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ओनली 5 सेकंड केस पे आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है, तो वो भी हम अभी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, वो हमको फॉलो करना है। देखो कोई भी नंबर हो, मान लो 37 हो या 379357, कुछ इतना बड़ा सा नंबर हो, इसको मुझे डिवाइड करना है 1 पे, मान लो 4 जीरोस या 5 जीरोस, चलो इससे मुझे डिवाइड करना है। तो पता है ये डिवीजन बहुत बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको डेसिमल शिफ्ट करना है। जैसे अभी डेसिमल कहां पे है, यहां पे है, ओके। अब जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, उतने डिजिट्स हमें जंप करने हैं,
जितने नीचे जीरोस हैं उतने डिजिट्स हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड में जंप कराना है। तो नीचे अगर 5 जीरोस हैं तो डेसिमल को 5 डिजिट जंप कराएंगे लेफ्ट। अभी डेसिमल यहां पे है, ये 1 डिजिट, 2, 3, 4 और 5, डेसिमल यहां पहुंच जाएगा। डेसिमल यहां पहुंच के क्या रिजल्ट होगा, 3.79357, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर नीचे केवल 10 10 10 10 हो, मतलब 10 का पावर हो, 10 का कोई भी पावर हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में हमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यही ट्रिक हम यहां पे अपनाने वाले हैं। ठीक, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो यहां है 13, नीचे क्या है 5 है, कितनी टाइम्स 5 है, 5 टाइम्स है। ऐसा मुझे पता है 5 को अगर 2 मिल जाए तो वो 10 बन जाता है। मुझे पता है 5 को अगर 2 मिल जाए तो वो 10 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 5 का उद्धार करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। ये वाला 5 10 बन जाएगा। देखो ये 5 के लिए एक और 2, तो ये भी 10 बन जाएगा। इस 5 के लिए एक और 2, तो ये भी 10 बन जाएगा। इस 5 के लिए एक और 2, तो ये भी 10 बन जाएगा। और इस 5 के लिए भी एक 2। आपको एग्जाम में ये ऐसे लाइंस बना के नहीं देखनी है, ठीक है, बस जितने 5 होंगे उतने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। डिनोमिनेटर को हमने इस ब्रैकेट में जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर लिया है, ग्रीन ब्रैकेट। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो इसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। और हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये बन गया 13 इंटू, ऊपर वालों को सिंप्लीफाई कर लो, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। और नीचे क्या बन गया, ध्यान से सुनो, हर एक 5 और 2 मिलके 10 बन जाएगा। तो एक 10 ये हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। 10 5 टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4 5। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा 5 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करेगा। कई बार क्वेश्चन नंबर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि ये वाला फ्रैक्शन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा, तो उसके लिए हमको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना होता है। नीचे जितने भी जीरोस होंगे उतने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करेगा, क्योंकि ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आए, हमें डेसिमल तो 5 डिजिट शिफ्ट करने होंगे, है ना। तो ये 5 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछ लेता है, एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए हम 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल को 5 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करके तब रिजल्ट बताएंगे। तो चलो 32 इंटू 13 करते हैं। 13 2 जा 26 with carry 2, 13 3 जा 39 और 2 41। तो 416 अपॉन 1 2 3 4 5। तो अभी डेसिमल कहां पे है, देखो यहां पे है। इस डेसिमल को हमें 5 डिजिट लेफ्ट में ले जाना है। तो 3 डिजिट तो ये खुद है, मतलब कहने का 416, 3 डिजिट्स तो खुद हो गए। 2 जीरोस लगाएंगे, यहां पे डेसिमल रखेंगे और ये जीरो, तो डेसिमल देखो 5 डिजिट मैच भी हो रहा है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये प्रोसेस हम बाकी पार्ट्स में भी अप्लाई करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। अगर कम समझ आया है तो बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं अभी। देखो सेकंड पार्ट, यहां देखो सेकंड पार्ट में नंबर है 17/8। इसको क्या करोगे, 8 के लिए 2 का क्यूब लिख सकते हो। अब देखो यहां पे क्या है, पहले हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही तक सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसको आगे डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो नीचे इस बार क्या है, 2 3 टाइम्स है। तो इस तरीके से अब हम एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। समझाने के लिए ये प्रोसेस सही था,
कितने 2 से ऊपर कितने 2 से नीचे, वो समझाने के लिए था। अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे और प्रोसेस में भी अप्लाई करेंगे। देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 अगर 3 टाइम्स है, हमें इसको 5 देना पड़ेगा 3 टाइम्स, और ऊपर भी 5 3 टाइम्स देना पड़ेगा। ये बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। नीचे अगर 2 3 टाइम्स है तो इसको 5 भी 3 टाइम्स चाहिए होगा, क्योंकि हर एक 2 को एक 5 चाहिए 10 बनने के लिए। तो ऊपर हो गया 17 इंटू 125, और नीचे कितना हो गया 10 टू द पावर 3। 2 इंटू 5, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होगे, अगर दो नंबर्स का बेस डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो, और अगर पावर सेम है तो दो नंबर्स का बेस अगर डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही पावर रेज कर लेते हैं। तो ये बन गया 10 का पावर 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो इसको हमने 10 का क्यूब कर लिया। अब 17 से 125 मल्टीप्लाई करो, और यहां पे चाहो तो लिख सकते हो, अगर 1 मार्कर आ गया कितने डिजिट्स के बाद, तो 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट करेगा, और इसका एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो 17 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। 17 5 जा 85 विद कैरी 8, 17 2 जा 34, और उसमें 8 ऐड करके 42 विद कैरी 4, 17 1 जा 17 एंड 4 21 अपॉन 10 का पावर 3। तो अभी डेसिमल देखो कहां पे है, यहां पे है, इसको 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 2.125। 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर है। एक और पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में है 64 अपॉन 455। चलो, तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं स्पेस ढूंढ रहा हूं, इधर करते हैं। ये रफ वर्क है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 9 जा एंड 5 1 जा, फिर 7 से डिविजिबल है तो 13 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर मिल गया 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 5 तो काम की चीज है, बट 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका आंसर हमारा यही पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो सिर्फ उनका एक्सपेंशन बताओ, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसका एक्सपेंशन हमसे कोई भी नहीं पूछ सकता, और अगर कोई पूछता ही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है डिवाइड करने के अलावा। ठीक है, तो ये यही पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में है 15 अपॉन 1600। 15 अपॉन 1600, तो 1600 को प्राइम फैक्टराइज करें, इधर करते हैं, ये रफ वर्क है तो आप लोग रफ में भी कर सकते हो। 2 से कैंसिल 800, फिर 2 से कैंसिल 400, फिर 2 से कैंसिल 200, 2 से कैंसिल 100, फिर 2 से कैंसिल 50, 2 से कैंसिल 25, और फिर 5 और 5। तो ये क्या बन गया देखो, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 15 अपॉन 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ओके, अब देखो यहां पे इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ओनली 2 एंड 5 है, रूल नंबर 3 लग गया यहां पे। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब इसको अगर आगे बढ़ाना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो क्या करना चाहिए, ऊपर हो गया 15, नीचे देखो 2 है 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, तो 2 है 6 टाइम्स और 5 सिर्फ 2 टाइम्स है। कहने का मतलब इसको कितने 5 और चाहिए, क्योंकि 2 ज्यादा है, 2 6 टाइम्स है और 5 सिर्फ 2 बार है, तो इसको अगर हम 5 4 टाइम्स दे दें, क्योंकि 5 जो 2 बार है वो इनमें से 6 बार जो 2 थे उनमें से 2 2 को, मतलब 2 टाइम्स 2 को, तो 10 बना देंगे 5 जो है 2 टाइम्स। रिमेनिंग 5 4 टाइम्स और चाहिए होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए होंगे, तभी हमको 10 मिलेगा। तो 2 यहां पे 6 बार है, 5 यहां पे 2 बार है, तो इसको 4 बार 5 और चाहिए होगा, तब जाके हमारा 10 6 बार हो जाएगा। और ऊपर भी 5 टू द पावर 5 5 टू द पावर 4 से
मल्टीप्लाई करना ना भूलो। तो इसमें क्या लिखोगे रिजल्ट, ये हो गया 15 इंटू 5 टू द पावर 4 कितना होगा, 5 स्क्वायर होता है 25 और 25 का पावर 2 मतलब 625 अपॉन ये सब मिलके हो गया 10 टू द पावर 6। तो ये 6 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा और इसका एक्सपेंशन कितना होगा, तो 15 इंटू 625 सॉल्व करते हैं पहले। 15 5 जा 75 विद कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 विद कैरी 3, 15 6 जा 90 और 3, तो 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो डेसिमल को 6 डिजिट लेफ्ट ले जाना है। अभी डेसिमल यहां पे है, 4 डिजिट ये खुद है, मतलब 2 जीरोस लगा के 9375, ये देखो 6 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट कर गया। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, आई होप आपको क्लियर हो गया है। और अब बाकी क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व होने वाले हैं वो हल्का फुल्का आइडिया तो लग ही गया होगा। बाकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, फिर 6th 7th 8th 9th और 10th, शायद हम सारे पार्ट्स ना करें, एक दो आपको सॉल्व करने के लिए भी दें क्योंकि वो जरूरी भी है। सारे पार्ट्स अगर मैं सॉल्व कर लूंगा फिर आपको समझ में शायद कम आएगा, क्योंकि जब तक कुछ पार्ट्स मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोग घर पे सॉल्व करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके करवा देता हूं। देखो 5th पार्ट, 5th पार्ट में जो फ्रैक्शन है वो 29/343 है। इसको जब सॉल्व किया हमने 29 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 343 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये तो आपको याद भी रखना चाहिए। 343 7 से डिवाइड करके 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 और 7, तो ये 7 का क्यूब है, यहीं पे काम खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 23 अपॉन, ये हमारा काम ऑलरेडी बहुत आसान कर चुका है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, तो ये ऑलरेडी 2 और 3 के पावर में है। इसका रिजल्ट सीधा लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, देखो यहां पे क्या करोगे, 2 यहां पे 3 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, मतलब इसको सिर्फ एक 5 चाहिए होगा, तो एक 5 से ऊपर एक 5 से नीचे, तो ये बन गया 23 इंटू 5 115 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, और ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट, तो अभी डेसिमल यहां पे है, इसका रिजल्ट हो गया 0.115, तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालते हैं बिना डिवाइड किए, देखो नीचे जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट शिफ्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। तो नीचे 10 का पावर अगर 6 है तो 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, 10 का पावर 5 है तो 5 डिजिट के बाद होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब मुझे लगता है इसके बाकी सारे पार्ट्स तुम लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। एक 8th पार्ट बस देख लो, क्योंकि 8th पार्ट में हमें कुछ नया सीखना है। 8th पार्ट में है 6/15, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया 3 इंटू 5। अब यहां पे हम ब्लाइंडली कभी कभी बोल देते हैं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो यहां पे जो 3 है वो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, ये 3 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है ऊपर 3 का टेबल खड़ा है, तो 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये रिजल्ट मिल गया 2/5, मतलब ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। तो एक बार कंक्लूजन लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि जो एक्स्ट्रा है, जैसे रूल नंबर 1 में ओनली 2 था, रूल नंबर 2 में ओनली 5 था, रूल नंबर 3 में 2 एंड 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो इनके अलावा अगर कुछ मिल रहा हो तो एक बार चेक कर लेना ऊपर से वो कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कैंसिल अगर हो गया तो उसको कैंसिल करने के बाद देखना क्या रूल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे ब्लाइंडली ये चीज नहीं भूलनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 वहां पे नहीं था, 3 वहां पे कैंसिल हो रहा है,
ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 5, तो अब ये बन गया टर्मिनेटिंग और इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। 5 है नीचे, सिर्फ इसको एक 2 चाहिए होगा, तो एक 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये बच गया 4/10, सिंगल प्लेस के बाद 1 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो 0.4 हमारा आंसर। 8th पार्ट को अच्छे से समझ लेना, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें बच्चे हर बार गलती करते हैं, वो डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और सीधा बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक बार वो चेक नहीं करते हैं कि जो नंबर एक्स्ट्रा है जिसके वजह से हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, क्या पता वो कैंसिल हो जाए, है ना। जैसे 7th पार्ट है उसमें भी ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे 7 का पावर 5 है, तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, 7 एटलीस्ट कुछ टाइम्स में बच जाएगा, तो इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, है ना। बट 8th पार्ट के जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पे जिसको देख के नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हो वो कैंसिल हो जा रहा है ऊपर से, तो 8th पार्ट थोड़ा अच्छे से करना, और इसके बाकी पार्ट्स आई होप आप लोग कर लेंगे। कोई भी पार्ट्स अगर सॉल्व नहीं होता है, कोई भी पार्ट अगर सॉल्व नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने एक साथ सॉल्व कर लिया है, इसके बाकी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ये तीन पार्ट्स हैं, नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, वो रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। फर्स्ट पार्ट देखो, 3 का फर्स्ट पार्ट, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, गिवन नंबर is a terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, so it is rational and denominator must have the form 2 to the power m into 5 to the power n। अच्छा, ये नई चीज क्या हो गई, where m and n are whole numbers बोल दें। ये नई चीज क्या लिखी है मैंने वो समझ लो, ये 2 का पावर 5, 2 का पावर m और 5 का पावर n, ये नई चीज क्या है। देखो, जो रूल अभी मैंने बताया था कि p बाई q कोई भी नंबर हो, q को प्राइम फैक्टराइज करो, वो ओनली 2 मिले या ओनली 5 मिले, या फिर थर्ड में मैंने ये बताया है 2 एंड 5 का कोई भी कॉम्बिनेशन मिले, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। क्या मतलब होता है इसका, इसको अगर एक रूल में फिट करना है तो न्यूमरेटर p लिख लो, q को लिख दो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ये एक रूल से तीनों बातें हम कह बैठेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे देखो, अगर मान लो ओनली 2 वाला होता तो यहां पे क्या होगा, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो किसी भी बेस पे 0 कितना होगा, 1, तो ये क्या बन जाएगा, अगर फर्स्ट केस हमको जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे n 0 कर लो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, p का पावर 2 इंटू m इंटू 5 का पावर 0, तो ये मिल जाएगा p मतलब न्यूमरेटर अपॉन 2 का पावर m इंटू 1, किसी भी बेस पे 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा p 2 का पावर m, जहां पे m कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट रूल जस्टिफाई हो गई। सेकेंड रूल में अगर m 0 हो जाए तो ये किस टाइप का होगा, p अपॉन 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर n, तो 2 का पावर 0 इस बार 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 सॉरी p अपॉन 5 की पावर n, तो ये रूल नंबर 2 बन जाएगा। और थर्ड केस में क्या होगा, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, तो ये p 2 का पावर m 5 का पावर n, तो ये जो रूल हमने लिखा है ये वाला इन तीनों को एक साथ बोल देता है, ठीक है। और इन तीनों का ही एक्सपेंशन ये वाला है, मतलब सॉरी इस वाले का एक्सपेंशन ये 3 है, चाहो तो ये तीनों यूज करो या फिर ये वाला भी यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में ये वाला दिया है, बट हमें थ्योरी कहीं भी लिखनी नहीं है, वो तो बस समझने के लिए होती है।
क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करते हैं उसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये नंबर रैशनल है और टर्मिनेटिंग है, तो कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेर m एंड n आर होल नंबर्स। m एंड n कैसे नंबर्स हैं? होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में जो नंबर हमारे पास गिवन है वो कैसा है? देखो सेकेंड पार्ट में जो नंबर गिवन है ये देखो, डेसिमल के बाद डैश 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 लगा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, सॉरी टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करो बार लगा है क्या, या बार अगर नहीं लगा है तो कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या? 1 2 फिर 0 1 2 फिर 0 0 1 2 फिर 0 0 0 1 2, तो इस तरीके से जीरोस बढ़ते जा रहे, मतलब इस पे बार तो नहीं लगा सकते, तो ये नंबर कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो ये बन गया इर्रेशनल। द गिवन नंबर is non-terminating and non-repeating, so it is irrational. थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी स्टैंड्स फॉर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज कैसा नंबर? रैशनल। देयरफॉर द डिनोमिनेटर will have the form 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हर चीज क्लियर है। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, या इस पे और भी आपके जो फीडबैक हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने के, या कोई और क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में मैंने होमवर्क दिया आप सॉल्व नहीं कर पाए, आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करो। एग्जाम बिल्कुल हमारे सर पे है, टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, ऑलरेडी काउंट डाउन हमारा शुरू हो चुका है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स या बाकी सारे चैप्टर्स भी शुरू करेंगे। उन सबको भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।